पहले 4 वीडियो हम बना चुके हैं, ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में भी खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और भी 12 क्लास के लिए। 12 क्लास के लिए केमिस्ट्री का एग्जाम जो होगा निश्चित रूप से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं और निश्चित रूप से मिलेगा। तो आराम से इसको लिखो और उसको याद करो, समझो, ताकि हम समझा करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले है कि एनर्जी का मेन सोर्स कौन होगा। ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है। तो एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। एनर्जी यानी ऊर्जा का मेन सोर्स, सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो वो सबका काम अलग अलग है। विटामिन का काम है अलग, प्रोटीन का काम अलग है, मिनरल का काम अलग है, खास करके कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है। अगला है स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसमें से क्या स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट, न कि प्रोटीन, विटामिन ऑल। यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अब यह है अंकुरित बीजों में स्टार्च के रूप में क्या पाया जाता है? यह फिक्स क्वेश्चन है। अंकुरित बीजों में स्टार्च के रूप में पाया जाता है कौन चीज? माल्टोज। क्या पाया जाता है? माल्टोज। अगला है बायोमोलिकुल्स का एग्जाम्पल्स दो। देखो ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर पूछे कि कम से कम 4 या 5 या 2 बायोमोलिकुल्स का एग्जाम्पल दो, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा कि पहचान करो कि निम्नलिखित में बायोमोलिकुल्स है कौन, यानी जैव अणु। तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, एटीपी, एडीपी और एएमपी। इस प्रकार से खास करके इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बायोमोलिकुल्स ये सब हो गया बायोमोलिकुल्स। अगला, अब बताओ धूप में कौन सा विटामिन मिलता है? धूप में, सनलाइट में जो हम लोग खड़ा हो जाते हैं, कौन सा विटामिन है? विटामिन डी मिलता है। धूप में कौन सा विटामिन? विटामिन डी मिलता है। तो सबसे पहले धूप में कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। धूप में कौन सा विटामिन मिलता है? तो डी। इसको हटा देते हैं, फ्री हो गया। अब यहां देखो, अमोनीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अमोनीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला हुआ। ये क्या हुआ? फॉर्मूला को कहा जाता है जिसमें सेल्यूलोज घुल जाता है। यानी 2 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला कि अमोनीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन पूछता है कि इनका निम्नलिखित में से इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो ये हो गया। या ये क्या बताता है? तो ये बताता है। दूसरा हुआ इसमें क्या घुलता है? सेल्यूलोज घुलता है। और तीसरा हुआ आखिर इसको कहते क्या है? इसको क्या कहते हैं? स्विट्जर रिएजेंट्स कहते हैं। स्विट्जर रिएजेंट कहते हैं। तो एक यहां से भी, तो 1 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्टिव आ गया। का पूछेगा कि स्विट्जर रिएजेंट का नाम लिखो, तो ये लिखेंगे, या नहीं तो ये लिखेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। एंजाइम का पीएच रेंज क्या होता है? एंजाइम का पीएच रेंज कितना होता है? तो 5 से 7। ये फिक्स वैल्यू है, याद रख लेना है। एंजाइम का पीएच रेंज कितना होता है? 5 to 7। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? यानी नेचुरल की बात है ये। नेचर में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट? सेल्यूलोज है, स्टार्च है, और भी है। तो सबसे ज़्यादा है सेल्यूलोज। एक कपास हो,
जहाँ से कपड़ा उपड़ा या मतलब बोरा, ये सारा चीज़ सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ढेर सारे ऑप्शन होगा, आंख बंद करके इसको याद कर लो, सेल्यूलोज होगा। है एंटासिड, यानी जिसको हम लोग प्रति अम्ल कहते हैं, एंटासिड का नाम लिखो। देखो पूछा हुआ ये क्या है, ये क्या है? निम्नलिखित में एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होता है? तो देखो इसका भी यूज, इसका भी, इसका भी, इसका भी, मतलब आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों आंसर है। ये चारों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये चारों है। अब इस चारों में ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, एंटासिड कौन होगा? तो यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है और यह भी आ सकता है। तो क्यों ना हम एंटासिड वाले चारों को नाम याद कर ले। अगला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का नाम। तो इसमें ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में। देखो एम्पिसिलिन भी आता है, एमॉक्सिसिलिन भी आता है, ऑफ्लॉक्सासिन भी आता है, टेट्रासाइक्लिन भी, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब आता है इसमें। तो याद करना पड़ेगा एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी याद करना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ख़ास करके बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता है, यानी जो स्टूडेंट बायो रखा होगा उसके लिए आसान है, लेकिन जो मैथ वाले हैं, जिन्होंने बायो नहीं पढ़ा, उसके लिए तो खतरनाक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम काहे ना याद करें। अगला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, निद्राकारी पीराहारी के लिए किसका यूज होता है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक निद्राहारी, इधर हुआ एनाल्जेसिक माने हुआ पीराहारी। तो इसमें मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन का उपयोग होता है। मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन। अब इसमें भी मॉर्फिन यानी आया हुआ है। निम्नलिखित में मॉर्फिन क्या है? तो यहाँ पर होगा नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ऑप्शन में ढेर सारा होगा। तो क्यों ना हम इसको भी याद रखें, हेरोइन को भी याद रखें और कोडीन को भी याद रखें। ये सब नार्कोटिक एनाल्जेसिक है ये। अगला देखो, मलेरिया फीवर में, मलेरिया वाला जो बुखार होता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो खास करके क्विनीन होता है। क्या होता है? क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, पैराक्विन, सब है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये पूछा हुआ था 2024 में, क्लोरोक्विन किस बीमारी में यूज होता है? इस बार का क्वेश्चन है 24 का ही। तो कहने का मतलब ये हुआ, हो सकता है कि अगले बार पैराक्विन हो सकता है अगले बार क्विनीन हो, तो कुछ भी आ सकता है। तो मलेरिया फीवर में इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी तीनों आंसर होगा। क्या होगा? तीनों आंसर होगा। अगला है एंटीपायरेटिक, मतलब ज्वर नाशक। ज्वर नाशक का मतलब होता है बुखार को कम करना। तो एंटीपायरेटिक्स में, ज्वर नाशक में किसका उपयोग होता है? तो पैरासीटामोल, खूब चलता है ये नाम, पैरासीटामोल। दूसरा है एस्पिरिन, यानी 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यानी एस्पिरिन और पैरासीटामोल। कभी कभी एस्पिरिन का नाम भी पूछ देता है, ये तो जनरल नाम हुआ। तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और पैरासीटामोल, ज्वर नाशक यानी बुखार को खत्म करने वाला। अगला है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब प्रतिरोधी के रूप में किसका यूज होता है? एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ये तो हर साल आता है, हर साल इसमें से आता है। अब पूछता है कि डिटोल क्या है, तो हो गया ना एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड क्या है? तो एंटीसेप्टिक है। टिंचर आयोडीन क्या है? I2,
तो एंटीसेप्टिक है। अब देखो ये इस बार का 2024 का, ये 2024 में ये आया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल को रट लो। एंटीसेप्टिक में डिटोल, बोरिक एसिड, टिंचर आयोडीन, क्लोरासिन टी, सेवलॉन, केमेनोफोर, हेट्राजिन, सेवलॉन, ये सभी हो गए। अगला देखते हैं। कृत्रिम, कृत्रिम रंजक, एक है नेचुरल रंजक, आर्टिफिशियल, सिंथेसिस। आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा बना हुआ रहता है, नेचुरल। देखो नेचुरल के रूप में कैरोटीन, सेफ्रॉन, कैरामल, इस सब का प्रयोग होता है। यानी मिठाई जो होता है, खास करके मिठाई में जो रंग जो डाला जाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंग, ताकि खूब अच्छा लगे, तो यही डाला जाता है। अगर मान लिया जाए ज़्यादा आदमी अगर मिठाई खाता है तो आजकल नेचुरल रंग के जगह आर्टिफिशियल का प्रयोग ज़्यादा होता है, सस्ता होता है। और ये जो है खास करके इसमें टेट्राजीन होता है, टेट्राजीन का उपयोग करता है मिठाई को रंग बनाने के लिए। अब बताओ टेट्राजीन अगर रंगीन मिठाई खाओगे तो कैंसर कारक भी है, यानी कैंसर को ये सब जन्म देता है। इसलिए नेचुरल रंजक के रूप में कैरोटीन, सेफ्रॉन, कैरामल, इस सब का प्रयोग होता है। अगला है विसंक्रामक। विसंक्रामक या रोगाणुनाशी के रूप में होने वाले पदार्थ का नाम लिखो। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तब विसंक्रामक के रूप में यानी रोगाणुनाशी के रूप में किसका उपयोग होता है? ये सब है। ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग होता है, CaOClCl यानी ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर का नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण नाम है ये ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण। इसके बाद क्लोरीन का भी उपयोग होता है, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी प्रयोग होता है। और सबसे बड़ा बात ये तो 2 नंबर में भी कभी कभी आता है कि फिनॉल का अगर 2% विलयन लेते हैं तो वो एंटीसेप्टिक हो जाएगा। समझो इसको, फिनॉल का 2% विलयन लेते हैं तो एंटीसेप्टिक होगा। अगर फिनॉल का 1% सॉल्यूशन लेते हैं तो यह रोगाणुनाशी हो जाएगा। यानी फिनॉल एक ऐसा चीज़ है जो एंटीसेप्टिक भी होगा और रोगाणुनाशी भी होगा। शर्त इतना है, परसेंटेज विलयन अलग अलग है। एक में 2% है तो एंटीसेप्टिक, अगर 1% होगा तो रोगाणुनाशी होगा ये। अगला देखते हैं अब हम। अगला है कौन सा मोनोसैकराइड प्रकृति में सबसे अधिक होता है? ग्लूकोज। मोनोसैकराइड की बात है यहाँ पर किसका बात है? मोनोसैकराइड में। तो मोनोसैकराइड में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। मोनोसैकराइड में याद रखो, मोनोसैकराइड में ग्लूकोज सबसे अधिक होता है। प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा स्टेबल होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर, अब देखो अब पूछेगा कि प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब यह स्टेबिलिटी किसके द्वारा आता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यह आता है। ग्लाइकोजेन कहाँ संचित रहता है? ग्लाइकोजेन कहाँ, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइकोजेन कहाँ से? तो मांसपेशी में भी और लीवर में भी, हमारे लीवर में भी और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन संचित रहता है। पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल कौन कौन होगा? पॉलीसैकराइड स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, गोंद, ये सब जो है सो पॉलीसैकराइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और गोंद, ये क्या है? पॉलीसैकराइड है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है वो देखो, निम्नलिखित में पॉलीसैकराइड्स कौन है? निम्नलिखित में पॉलीसैकराइड्स कौन है? तब इसी में से कोई एक एग्जाम्पल दे देगा। निम्नलिखित में ये स्टार्च कौन सा सैकराइड होगा? मोनोसैकराइड होगा कि डाइसैकराइड होगा कि पॉलीसैकराइड होगा? तो ऐसा भी आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इनको
पॉलीसेकेराइड का जो भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल को याद कर ले, तब दिक्कत नहीं होगा। देखो बेकेलेट किसका बना होता है, बेकेलेट किसका बना होता है, यानी ये तो मोनोमर हो गया, ये मोनोमर, यानी बेकेलाइट किसका बना होता है, तो नोवालेक प्लस फॉर्मल्डिहाइड का, नोवालेक प्लस फॉर्मल्डिहाइड का। और डेक्रॉन या टेरिलीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एस्टर बॉन्ड होता है। हालांकि ये पूछ दिया गया क्वेश्चन है, डेक्रॉन या टेरिलोन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एस्टर बॉन्ड होता है। अगला है कि थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल के देखो, थर्मोप्लास्टिक में पॉलीएथीन आता है, पीवीसी आता है, पॉलीस्टाइरीन आता है, पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन। देखो एग्जाम्पल पूछता है कि निम्नलिखित में थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत कौन आता है, तो ये तीनों में से कोई रह सकता है, तो ये तीनों आता है, याद कर लेना है। और थर्मोसेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन होगा, तो बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। ये हालांकि पूछ दिया गया है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का एग्जाम्पल कौन होगा निम्नलिखित में से, तो एक बेकेलाइट और 3 गो ऑप्शन गलत था, तो बेकेलाइट यहाँ पर लिख देना है। एक ये भी है। अब अगला चांस रहता है कि थर्मोप्लास्टिक में के अंतर्गत कौन आएगा, तो याद रखना है पॉलीथीन है, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन है। बेकेलाइट किसका बना होता है, तो नोवालेक और फॉर्मल्डिहाइड का। तो इस हिसाब से खास करके बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, जो 12 के लिए है। ठीक है।